नमस्ते एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि shear स्ट्रेस इन बीम से रिलेटेड है। सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। देखिए गाइस, हमें इतना पता है कि जिस shear स्ट्रेस की बात हम यहाँ पे करते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में ही ऑकर करता है और ये आता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस की वजह से। जैसे कि अगर हम कोई लॉन्गिट्यूडनल प्लेन चूज़ करें, सपोज कीजिए ये वाला लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है और ये इसका पीछे का कुछ जो है मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो स्ट्रेसेस आ रहे होंगे हम उन्हीं स्ट्रेसेस की बात करते हैं। तो ये जो स्ट्रेसेस हैं ये वैरी करते हैं डेप्थ डी के अलॉन्ग, मतलब हर डेप्थ के लिए अलग अलग शेयर स्ट्रेसेस हमें देखने को मिलेंगे। अब क्या है कि मेरे पास कोई एक ऐसा मतलब पॉइंट नहीं है जहाँ से मैं डायरेक्टली ये बता पाऊँ कि इस प्लेन के लिए इतना शेयर स्ट्रेस आ रहा होगा। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि अगर मेरे पास ये फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू VA//IB, तो इस फॉर्मूले से मैं ये नहीं बता सकता कि कौन सी लोकेशन पे जो है हम शेयर स्ट्रेस इसका निकाल रहे हैं। दैट इज़ वाई हमें कुछ ऐसी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी कि हम ये बता पाएँ कि डायरेक्टली हम कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करें, मतलब किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को चूज़ करें और वहाँ से ये देखें कि इसके इतने डिस्टेंस पे जो है वो शेयर स्ट्रेस इतना आ रहा है। तो नॉर्मली इन केसेस में हम क्या करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस को ही वो लोकेशन चूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये जो क्रॉस सेक्शन है इसकी विड्थ है b और डेप्थ है d, तो उसको मैंने इस क्रॉस सेक्शन को यहाँ पे शो किया है। अब मुझे एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए ताकि मैं ये बता सकूं कि एस वाई डिस्टेंस पे या किसी एक्स डिस्टेंस पे जो है वो प्लेन जो उस प्लेन पे जो है शेयर स्ट्रेस इतना आ रहा होगा। तो जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस होगी वो कहाँ लाई कर रही होगी, कुछ यहाँ पे। ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है और ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, d/2। ऑलराइट, अब मुझे देखना है कि इस प्लेन पे जो है कितना शेयर स्ट्रेस आ रहा है। तो मैं इसका नाम देता हूँ कि भाई ये है y डिस्टेंस पे हमारी न्यूट्रल एक्सिस से। तो क्या करूँगा मैं अब कि जैसे अब मेरे को चाहिए इसका एरिया चाहिए, y बार चाहिए, तो मैं इन एरिया और y बार को कुछ ऐसे कैलकुलेट करूँगा ताकि मैं इन y की टर्म्स को जो है इस कैलकुलेशन में ले आऊँ। जैसे कि अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो मेरे को पता है इसकी विड्थ है b, लेकिन जो इसकी ये डेप्थ है ये वाली, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, d/2 माइनस y, ऐसा लिख सकता हूँ। सिमिलरली इसका जो सेंट्रॉइड है उसका जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर ये वाला जो डिस्टेंस है वो है d/2 माइनस वाई, तो इसका जो हाफ डिस्टेंस होगा दैट इज़ ये वाला, ये कितना होगा, d/2 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, d/2 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। लेकिन हमको इसको किस में से माइनस करना है, इस पूरे डिस्टेंस में से, तभी तो हम अपने सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस है वो निकाल पाएंगे। इट मीन्स ये माइनस करना है हमें d/2 में से। तो ये मेरी y बार की वैल्यू आ गई। ठीक है, एरिया कितना आ गया, इसका एरिया आ गया b इंटू d/2 माइनस वाई, दैट इज b इंटू d/2 माइनस वाई। अब अगर आप इसी को ही सॉल्व करो, y बार को ही सॉल्व करो, तो ये कितना आ जाएगा, d माइनस d/2 प्लस y डिवाइडेड बाई 2, और d में से d/2 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, सिंपली d/2। तो y बार की वैल्यू आई d/2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, y बार की आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब टाउ की वैल्यू में पुट करें तो कितना आएगा, टाउ इज इक्वल टू v इंटू d/2 प्लस वाई डिवाइड बाई 2, ये y बार की वैल्यू है, इंटू a कितना है, d/2 माइनस वाई, और अपॉन में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना हो जाएगा, bd³ डिवाइड बाई 12 इंटू जो विड्थ है ये उस प्लेन की है जिस प्लेन पे हम शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब ये वाला जो प्लेन है इसकी विड्थ है b, तो इंटू b। ऑलराइट, अब यहाँ से क्या है, ये वाला जो 2 है ये तो नीचे चला जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे इंटू 2। अब ऊपर क्या बचा है, d/2 प्लस वाई इंटू d/2 माइनस वाई। तो ये क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। वो क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू v इंटू d/2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन में bd³ b स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 6। राइट, ये आ गया हमारी टाउ की वैल्यू। अब डायरेक्टली क्या करना है, मुझे y की वैल्यू पुट करनी है और टाउ की वैल्यू को देखना है कि कैसे आएगा। अब यहाँ से एक चीज़ तो मेरे को पता चली कि जो टाउ है ये वाई स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है एंड नॉट वाई। इसका मतलब जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट इज टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। यहाँ से मुझे ये पता चला कि जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो कैसा आएगा, पैराबोलिक। अब वहीं अगर मैं इस y की वैल्यू को कुछ कुछ पुट करना शुरू करूं तो मुझे टाउ की वैल्यू मिलने लग जाएगी। सपोज करते हैं मैं y की वैल्यू पुट करता हूं d/2 के इक्वल,
तो अगर मैं d/2 पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/2 का स्क्वायर माइनस d/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे तो वैल्यू 0 आ गई और ये सब मल्टीप्लिकेशन में है तो टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के इक्वल। अब अगर टाउ 0 हो गया तो ये कौन सी लोकेशन पे 0 हुआ है, इसका मतलब ये डिस्टेंस एट d/2 पे 0 हुआ है। तो d/2 डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से कितना है, वो है ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। सिमिलरली इतना ही डिस्टेंस नीचे भी है d/2, तो ये वाला जो प्लेन है। एंड दिस ऑल्सो मेक्स सेंस, क्योंकि जो शियर स्ट्रेस है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, जैसे कि अब मैंने यही वाला प्लेन लिया था, इस प्लेन में क्या था कि अगर ऊपर वाला कोई एरिया है तो वो एज एक ब्लॉक बन जाता है, वो ब्लॉक इस नीचे वाले ब्लॉक पे ना स्लाइड करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर मैं टॉप पे चला गया, इस ऊपर वाले माले पे आ गया, तो इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, खाली स्पेस है, तो ये किसके ऊपर स्लाइड करेगा। इट मीन्स अगर स्लाइड नहीं कर पाएगा तो कोई शियर स्ट्रेस भी नहीं होंगे, और शियर स्ट्रेस नहीं होंगे तो टाउ की जो वैल्यू आएगी तो ऑटोमेटिकली 0 आनी है। सिमिलरली इस नीचे वाले माले में भी इसके सबसे नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो ये भी किसके ऊपर स्लाइड करेगा। तो इसीलिए जो टॉप वाले प्लेन्स हैं वहाँ पे जो शियर स्ट्रेस है वो 0 हो जाता है, और ये हर शेप के लिए वैलिड है। सिमिलरली आप अगर वाई स्क्वायर को भी देखोगे ना और हर शेप के लिए कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो आपको हर शेप के लिए जो वैल्यू है वो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर ही मिलेगा, नॉट वाई क्यूब, नॉट वाई रेज़ टू द पावर 4, नॉट इवन सिंगल वाई, ओनली वाई स्क्वायर ही मिलेगा। दैट इज़ वाई हर शेप के लिए जो है टाउ का जो वेरिएशन आता है, मतलब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो आता है वो पैराबोलिक ही आता है। सिमिलरली बाउंड्री कंडीशंस पे जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तीसरा जो मेरे पास एक पॉइंट है वो ये है कि अगर आप इस फॉर्मूले को देखो, दैट इज टाउ इज इक्वल टू VA/y/IB, तो इस फॉर्मूले में क्या है कि जो टाउ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है b के, दैट इज टाउ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू b। अगर b जो है विड्थ बढ़ेगी तो टाउ की जो वैल्यू है वो घटेगी। सिमिलरली b अगर कम हो जाएगी तो टाउ की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। एंड दिस ऑल्सो मेक सेंस टू, बिकॉज कि अगर हम इस सेक्शन पे देखें, अगर इसकी विड्थ कम होती, सपोज कीजिए ये विड्थ जो है वो कुछ ऐसी होती, कम होती विड्थ, तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कम एरिया पे लग रहा होता, इसका मतलब जो स्ट्रेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे होते। लेकिन जैसे जैसे एरिया हमारा जो बढ़ता है, जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी फैलता है, तो जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाता है। दैट इज़ वाई ये शियर स्ट्रेस जो है ये बी पे भी डिपेंड कर रहा है कि जैसे जब विड्थ बढ़ गई तो जो शियर स्ट्रेस है वो कम हो गया, और विड्थ कम हो गई तो जो शियर स्ट्रेस है वो बढ़ गया। अब मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए, दैट इज़ पैराबोलिक वेरिएशन है, बाउंड्रीज पे जो 0 होगा, और विड्थ के साथ जो है वो वेरी करेगा। तो जो मेरे पास चौथा पॉइंट है वो ये है कि अगर मुझे इस शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू देखनी हो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, मतलब ये देखना हो कि पूरे क्रॉस सेक्शन पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी लोकेशन पे आ रही है, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ उस लोकेशन के रिस्पेक्ट में। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डी टाउ डिवाइडेड बाय डी वाई, और इसको पुट कर दूंगा इक्वल टू 0 के, ताकि मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ मिल जाएं। हर शेप के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग आती हैं। कई बार कुछ शेप्स के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है वो न्यूट्रल एक्सिस पे होती है, कई बार उसके ऊपर, कई बार उसके नीचे, तो अभी हम उनके बारे में ही देखेंगे। तो हर शेप के लिए हम डिराइव नहीं कर सकते, तो मैं धीरे धीरे आपको सभी शेप का ये बता दूंगा कि कौन सी शेप के लिए कहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो और मिनिमम वैल्यू है वो आ रही है। तो सबसे पहले इस रेक्टेंगुलर शेप के लिए ही देखें, तो ये रेक्टेंगुलर शेप है मेरे पास, और मुझे ये भी पता है कि बाउंड्रीज पे जो शियर स्ट्रेस का वेरिएशन है वो 0 होता है, तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से आएगा। और ये भी पता है कि जो वेरिएशन है वो पैराबोलिक होता है, कुछ इस तरीके से। अब ये मैक्सिमम वैल्यू मुझे कैसे पता चली, उसको डिफ्रेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये जो वैल्यू आती है ये आती है 3/2 ऑफ टाउ एवरेज। 3/2 ऑफ टाउ एवरेज का क्या मतलब है, जो इसकी एवरेज वैल्यू है शियर स्ट्रेस की, मतलब हर लोकेशन पे देखो अलग अलग वैल्यू आ रही है, लेकिन इन सभी वैल्यूज़ का एवरेज लिया, और एवरेज कैसे लिया जाता है कि जो टोटल शियर फोर्स आ रही थी दैट इज़ V डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन, मतलब B इंटू डी, तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, टाउ एवरेज की वैल्यू मिल जाएगी, और उस एवरेज वैल्यू के रिस्पेक्ट में वो उससे 1.5 गुना ज़्यादा होती है, और कहाँ लाई करती है, उसकी न्यूट्रल एक्सिस पे। ये है रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि टाउ मैक्स इज इक्वल टू 3/2 ऑफ टाउ एवरेज एट न्यूट्रल एक्सिस और एट ए डिस्टेंस ऑफ D/2 फ्रॉम टॉप। वहीं अगर हम कुछ और शेप्स के लिए शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो मेरे पास है एक ट्रायंगुलर शेप जिसकी हाइट है h और इसका बेस है b, तो जो उसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो लाई करता है एट अ डिस्टेंस ऑफ h/2 फ्रॉम ईदर टॉप और बेस। यहाँ पे जो है उसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लाई करता है, उसकी जो वैल्यू है वो होती है 3/2 ऑफ टाउ एवरेज, यह है टाउ मैक्स की वैल्यू। और अगर आपको देखना है इसके न्यूट्रल एक्सिस पे कितनी वैल्यू आती है, तो वो आती है 4/3 ऑफ टाउ एवरेज, और टाउ एवरेज आप निकाल सकते हो जो जितनी शियर फोर्स आ रही है डिवाइड बाय एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, और
ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है और इसका अगर डायग्राम देखें तो वो कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे इसकी न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू है, तो टाउ मैक्स d/2 टाउ। अगर हम अपने नेक्स्ट सेक्शन के पास बढ़ें तो वो है हमारे पास एक थिन ट्यूब। इस थिन ट्यूब में क्या है कि इसका जो रेडियस है मतलब R1 और R2 दैट इज़ ये वाला और ये वाला, इनके जो बीच का डिफरेंस है ये बहुत ही कम होता है, दैट इज़ वाई इनको थिन ट्यूब कहा जाता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि R1 इज़ नियरली इक्वल टू R2, और जब ऐसा हो जाता है तो इसका जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आता है वो आता है ट्वाइस ऑफ टाउ एवरेज, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा सेम वही आएगा, पैराबोलिक और मैक्सिमम एट द सेंटर, और न्यूट्रल एक्सिस भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आती है टाउ मैक्स की। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वेरिएशन है वो है रोम्बस का। रोम्बस के केस में थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सा है इसका, क्या है अगर इसकी हाइट है पूरी h और इसकी जो विड्थ है वो है b, तो ये कितने हैं मतलब h/8 डिस्टेंस पे इधर से भी और इधर से भी h/8 के डिस्टेंस पे, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है यह टाउ मैक्स, और टाउ मैक्स जो है वो इक्वल है 9/8 ऑफ टाउ एवरेज, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा हाँ, ट्रायंगल के केस में क्या था, कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है और न्यूट्रल एक्सिस की जो वैल्यू है उसका रेशियो बताओ। तो मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो कितनी है 3/2 ऑफ टाउ एवरेज, और जो न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू है वो कितनी है 4/3 ऑफ टाउ एवरेज। तो इनका जो रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा, टाउ एवरेज से टाउ एवरेज कट गया तो ये बचेगा 3/2 इंटू 4/3, यह वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/8। तो ये क्वेश्चन आता है एसएससी में, जेई में, ये आपको बताना होता है मैक्सिमम बाय न्यूट्रल एक्सिस की जो वैल्यू कितनी होगी, तो आपको टिक करना होता है 9/8, या कई बार उल्टा भी आ जाता है 8/9 भी आ जाता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली सर्कुलर सेक्शन में भी ऐसा ही आता है एक डायग्राम, जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो सेंटर पे लाई करती है न्यूट्रल एक्सिस के पे ही, और टाउ मैक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 4/3 ऑफ टाउ एवरेज। अब यहाँ से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाली शेप्स के जो डायग्राम हैं वो कैसे होंगे। जैसे कि हमें ये पता है कि जो वेरिएशन है वो पैराबोलिक होगा, हमें ये पता है कि विड्थ अगर इंक्रीज़ हो गई तो शीयर स्ट्रेस का जो वेरिएशन है वो कम हो जाएगा। सिमिलरली हमें ये भी पता है कि अगर टॉप और बॉटम है तो वहाँ पे जो शीयर स्ट्रेस है वो ज़ीरो होगा। तो अगर हम यहाँ पे कुछ शेप्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देखिए इसमें भी क्या हो रहा है कि इसकी जो टॉप है वहाँ पे भी मतलब विड्थ जो है वो बढ़ गई है, यहाँ पे भी जो विड्थ है वो बढ़ गई है। इन दोनों शेप्स को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। सिमिलरली इनकी बॉटम की जो विड्थ है वो भी बढ़ी हुई है, सिमिलरली इसकी भी बढ़ी हुई है, और यहाँ पे जो विड्थ है वो कम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो इसका डायग्राम आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे विड्थ बढ़ गई है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा कम है, एकदम से विड्थ कम हो गई तो जो स्ट्रेस है वो एकदम से बढ़ जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से पहुँच जाएगा। फिर वेरिएशन जो है वो पैराबोलिक है तो पैराबोलिक चलता चलता आया और एकदम से जो विड्थ है वो कम हो गई तो वो कुछ इस तरीके से ये मिलेगा हमें शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ इस सेक्शन के लिए। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ें, यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम से जो है विड्थ जो है वो कम है तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ ही रहा होगा, धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, और एकदम से विड्थ बढ़ गई तो डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया। इस प्लस सेक्शन के लिए देखें, देखिए ये दोनों के लिए सेम है। अच्छा मैं बताना भूल गया, इसमें भी जो विड्थ है वो कम है, राइट वाले सेक्शन में जो विड्थ है कम है, फिर एकदम से नीचे बढ़ गई और इसमें भी नीचे बढ़ गई, तो डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए ही सेम रहेगा। सिमिलरली इस प्लस सेक्शन के लिए क्या होगा, विड्थ एकदम से कम है तो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ ही रहा होगा, एकदम से बढ़ गई विड्थ तो कम हो गया, फिर पैराबोलिक वेरिएशन, और फिर एकदम से विड्थ जो है कम हो गई तो वेरिएशन जो बढ़ गया होगा, और फिर ये बैक टू ज़ीरो। सिमिलरली अगर इसके लिए देखना हो आपको तो कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होल आ गया, विड्थ कम हो गई तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, फिर विड्थ बढ़ती जा रही है तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम हो गई है, तो उसके बाद ये बैक टू ज़ीरो। इस तरीके से ये इसका डायग्राम आएगा। तो ये कुछ डायग्राम्स हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, ये कुछ पॉइंट्स थे रिलेटेड शियर स्ट्रेस इन बीम से रिलेटेड जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में नहीं बताए हैं। ये बिल्कुल फ्रेश पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको याद रखोगे तो ये आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।